हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम करते हैं क्लास टेंथ एमपी बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का अध्याय सेकंड करते हैं, भारत के संसाधन। इसके गाइस हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, अभ्यास प्रश्न लगाएंगे। सो गाइस, इसमें हमें रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप एंड तक वीडियो देखे लेते हैं तो गाइस आपको फुल चैप्टर गाइस समझाने की हम बहुत अच्छे से तरीके से प्रयास किया हमने। यदि आप देखे लेते हैं तो आपको यह बार बार याद करने की झंझट खत्म हो जाएगी। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ और समझ पाएँ। यदि आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आप तभी आपको गाइस दूसरे हेल्प करने वाले आपको भी मिलेंगे। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बहुविकल्प चुन करके लिखिए। सही विकल्प चुन करके लिखना है। सॉरी गाइस, स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया है ना, तो बहुविकल्प नहीं, सही विकल्प, इतना तो आप जानते ही होंगे। देखिए, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन होता है। सर्वाधिक रबड़ उत्पादन कहाँ होता है गाइस? क्या केरल में होता है, तमिलनाडु में होता है, या गाइस असम में होता है, या गाइस कर्नाटक में होता है? सो गाइस, जो भारत में यदि रबड़ का उत्पादन देखा जाए तो वो होता है केरल में। सर्वाधिक उत्पादन होता है रबड़ का। सो गाइस, देख सकते हैं ये है गाइस केरल, ये है केरल की सीमा। यहाँ पे होता है गाइस सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन। सो गाइस, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध कहाँ से है? तो नीली क्रांति क्या होती है, इसका संबंध किससे है? तो गाइस, क्या नीली क्रांति का संबंध फलोत्पादन से है, या मछली उत्पादन से है, या थर्ड नंबर भेड़ उत्पादन से है, या दुग्ध उत्पादन से है? तो नीली क्रांति का संबंध है जो गाइस वो है मछली उत्पादन से संबंधित। ठीक है ना, तो मछली इसका रिलेट कर सकते हैं गाइस कि मछली एक जीव है। तो देखिए नीला लिखा है, तो नीले समुद्र में, मतलब समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है हमको? यदि पेड़ पौधे होते हैं तो हमें वहाँ नीला दिखाई देता है, होता है कि नहीं होता है? तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है गाइस? लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है गाइस लोहे का? तो गाइस, क्या हेमेटाइट लोहे का प्रकार नहीं है, या मैग्नेटाइट नहीं है, या सेडेराइट नहीं है, या गाइस बॉक्साइट नहीं है? सो गाइस, जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट गाइस लोहे का प्रकार नहीं है, यह गाइस एल्यूमिनियम का प्रकार है। किसका प्रकार है गाइस? एल्यूमिनियम का प्रकार है बॉक्साइट। ठीक है ना, ध्यान रखना आप, ये लोहे का प्रकार नहीं है। इसके बाद देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है गाइस? मध्य प्रदेश में किस खनिज का उत्पादन भारत में प्रथम स्थान है? तो गाइस, भारत में प्रथम स्थान किस खनिज के उत्पादन में है? मध्य प्रदेश का। क्या मध्य प्रदेश में गाइस सर्वाधिक लोहा का उत्पादन होता है, यह अभ्रक का होता है, या सोना का होता है, कि हीरा का होता है? सो गाइस, मध्य प्रदेश जाना जाता है भारत में सर्वाधिक उत्पादन के लिए, तो वो है गाइस आंसर राइट हीरा। हीरा उत्पादक के लिए गाइस मध्य प्रदेश सर्वाधिक जाना जाता है। इसके बाद देखिए गाइस, हमारा मध्य प्रदेश है ही हीरा एक प्रकार का, बीच में बसा हुआ है गाइस पूरे भारत के, और वो हीरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पीत क्रांति का संबंध है। तो गाइस, पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो आप ध्यान रखना गाइस, पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। आप ध्यान कीजिए गाइस, तिलहन किस प्रकार होती है? पीली होती है, और पीली उत्पादन का पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसके बाद क्वेश्चन आता है गाइस सेकेंड, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। श्वेत क्रांति द्वारा भारत में बढ़ावा मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए श्वेत लिखा हुआ है। श्वेत मतलब सफ़ेद। सफ़ेद क्या होता है गाइस? तो सर्वाधिक सफ़ेद में जाना जाता है गाइस दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। श्वेत क्रांति से किसको बढ़ावा मिला है? दुग्ध उत्पादन को, ध्यान रखना। और पीत क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। गाइस, ये क्वेश्चन बने हुए हैं, और ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी छोड़ के नहीं आना चाहिए।
1 नंबर का गाइस 1 मिनट नहीं लगता है यदि हमको पता होता है और हम कर देते हैं। और गाइस इसमें ध्यान रखना, एक भी नंबर नहीं कटते हैं गाइस। किसी प्रकार की भी राइटिंग हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं गाइस। राइटिंग तो ठीक ठाक है, यदि फर्स्ट का आंसर है तो आप फर्स्ट डाल सकते हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट है तो फर्स्ट डाल देंगे, इतने में आपको नंबर मिल जाता है। और गाइस जो हम 10-10 नंबर के गाइस इतने बड़े बड़े आंसर 10-10 लाइन लिखते हैं, तब कहीं जाकर के गाइस 1 लाइन का 1 नंबर मिलता है। इसीलिए गाइस इन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये गाइस हमारे नंबर पाने की एक चाबी होता है। यदि 25 नंबर के आते हैं गाइस और ये 25 नंबर में गाइस हमें 1 नंबर भी नहीं कटवाना चाहिए, 1-2 कट जाएं तो ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं गाइस, प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है। तो जहाँ पे गाइस प्रति हेक्टेयर में, जैसे 1 हेक्टेयर में गाइस सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक उपज ज़्यादा होती है गाइस, कम भूमि होते हुए भी। ध्यान रखना, मतलब निश्चित भूमि पर हर जगह से ज़्यादा उपज करने वाला राज्य कौन सा है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाइस यूपी। उत्तर प्रदेश गाइस यहाँ पे आप भर लीजिए, क्या है गाइस यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गाइस सर्वाधिक, मतलब कि कम हेक्टेयर में ज़्यादातर भूमि पर क्या उगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद देखिए गाइस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब कि 5 वाला है, फिल इन द ब्लैंक। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान का भारतीय राज्य है। तो गाइस सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान में कौन आता है। तो हमने अभी एक के बारे में और बात की थी गाइस, उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है गाइस जो सोयाबीन का उत्पादन में सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है ना। तो गाइस मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन के उत्पादन में भी प्रथम स्थान में हो। और हमने देखा था खनिज पदार्थों में जो हीरा था, हीरा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उगाया जाता है, होता है। ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर, आप चलते हैं गाइस सही विकल्प पर। गाइस ये कोई बोलेंगे आप क्या है ये, तो गाइस ये है जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गाइस आंसर थे। जैसे खाद्य तेलों तिलहन उत्पादन में पीत क्रांति को जाना जाता है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति। उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर भूमि पर सर्वाधिक अनाज का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में हमने देखा था किसका, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रथम स्थान पे आता है। सही जोड़ी मिलाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मक्का का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है सर्वाधिक। तो गाइस आप सोचिए, मक्का का उत्पादन आई होप गाइस ये किया जाता है महाराष्ट्र में किया जाता है क्या, सॉरी गाइस, मध्य प्रदेश में। मक्का का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, वो किया जाता है गाइस उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखिए चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है सर्वाधिक। तो चाय का उत्पादन में आता है गाइस असम। असम में गाइस हम देखते थे जो अंग्रेज लोग थे उसी टाइम से चाय के बागान असम में लगाए गए थे, और आज भी चाय का उत्पादन वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है ना। वहाँ की भूमि ही ऐसी है, क्योंकि भूमि उसके लिए साल भर वर्षा की ज़रूरत होती है और वहाँ पे होती रहती है। मासिम नाम जो मेघालय में है गाइस, वो सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है विश्व में। ठीक है ना। इसके बाद देखिए कपास रुई का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस, वो होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गाइस रुई का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। इसके बाद आता है गाइस चावल का उत्पादन कहाँ किया जाता है सर्वाधिक। तो हम देखेंगे गाइस चावल का उत्पादन है जो, इसको गाइस पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, क्योंकि चावल के लिए गाइस ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है और यहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नदियाँ भी हम देखते हैं यहीं पे होकर के गुजरती हैं। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, तंबाकू का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है सर्वाधिक। तो तंबाकू का उत्पादन गाइस आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है ना। गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ और रबी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं। तो गाइस आप खाद्यान्न पढ़िए, खाद्य और अन्न, इसका यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो 2 भागों में बांटेंगे इस खाद्यान्न वर्ड को। तो खाने का अन्न, वे फसलें जो गाइस खाने का अन्न मतलब अनाज। ठीक है ना। तो देखिए यही लिखा है इसमें, खाद्यान्न फसलों से हमारा तात्पर्य उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। आप इतना याद रख सकते हैं। खाद्यान्न फसल क्या होती है, वो फसल है जो भोजन के लिए मुख्य खाद्य का कार्य करती हैं।
खाद्य पदार्थ देने का कार्य करती हैं। जैसे कि गाइस कौन सी फसल हैं हम डेली जीवन में यूज करते हैं जिन फसलों का, जैसे कि गाइस कौन सी हैं। खाद्यान्न फसलों में अनाज की दाल सम्मिलित है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, तुअर, अरहर, ये सब गाइस जैसे दाल चावल। अब चावल में वो गाइस चावल की वैरायटी हो सकती है ना, इसी प्रकार गेहूं, ज्वार और दाल की तुअर की दाल, अरहर की दाल, कोई भी दाल हो सकती है। ये आप लिख सकते हैं क्या, इसमें हमने कुछ नहीं करना है गाइस। खाद्यान्न का मतलब बता देना कि खाद्यान्न से तात्पर्य होता है भोजन के लिए मुख्य पदार्थ, जो हम भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं जो फसलें, वही क्या है, खाद्यान्न फसल है। वो कौन सी हैं, चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, तुअर, अरहर इत्यादि। इसके बाद देखिए खरीफ की फसल और रबी की फसल में हमें अंतर बताना है। तो गाइस खरीफ की फसल और रबी की फसल, देखिए तो रबी की फसल क्या होती है और खरीफ की फसल क्या होती है, इसमें हम 3-4 चीज़ों के आधार पर बताएंगे गाइस। एक आधार लिखेंगे दोनों का, बोई कब जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो खरीफ की फसल है गाइस, देखिए खरीफ की फसल को आप रिलेट कर सकते हैं। खरीफ मतलब कि आप गाइस ट्रिक है, ये कोई वो नहीं है। खरीफ मतलब कि गाइस खराब मौसम की फसल। और खराब मौसम कब आता है, तो आप बोलेंगे गाइस जब बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है और उसी समय होता है कीचड़, वो टाइम आता है गाइस जुलाई का टाइम। तो जून जुलाई में बोई जाती है गाइस खरीफ की फसल। तो आप एक लिख सकते हैं गाइस इसका, एक तो आप लिख सकते हैं ये कब बोई जाती है, ये हो गया। और रबी की फसल देखिए, रबी के जून जुलाई के बाद 3-4 महीने रबी खरीफ की फसल रहेगी, इसके बाद ये काट ली जाएगी। जैसे जून जुलाई के बाद गाइस आप 3 महीने गाइस लगा लीजिए, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर से गाइस ये काटना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और जैसे ही 3-4 महीने बाद जैसे जून से लगाएंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में काट ली जाती है। और वहीं से जब काट ली जाती है तो वहीं से होती है गाइस खरीफ की फसल स्टार्ट, अक्टूबर नवंबर में। तो आपने क्या लिखा आगे, इसका फसल कब बोई जाती है। बोई के साथ साथ आप लिख सकते हैं, फिर बाद में दूसरा आप लिख सकते हैं गाइस, दूसरी हेडिंग डालेंगे आधार पर, और दूसरे में गाइस लिखेंगे आप कि इनमें समय कितना लगता है। तो गाइस हम समय के आधार पर देखें तो कौन में समय ज़्यादा लगता है। देखिए इनमें तो हमने देखा जो खरीफ की फसल है गाइस, इसमें हमने देखा टाइम 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगता है ना। देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई के बाद जुलाई, देखिए जून जुलाई में तो बोई गई, जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में काट ली गई, 3 महीने लगे टोटली। और इसमें हम देखेंगे ज़्यादा टाइम लगता है, इनमें कम टाइम लगता है। क्यों कम, आप ट्रिक ऐड कर सकते हैं कि देखिए ये खरीफ के मौसम में, खराब मौसम में बोई जाती है, इसलिए जून जुलाई में बोई गई। और गाइस जून जुलाई में बोई गई और ये काटी भी इसलिए जाती क्योंकि खराब फसल है, इसलिए कम टाइम पे काट ली जाती है। और गाइस एक रिलेट होता है इसके बाद, इसमें गाइस प्रति हेक्टेयर में कम उत्पादन होता है, उत्पादन के आधार पर। इसके बाद आप देखेंगे कि यह फसल गई सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, यही हमें तभी समझा रहे हैं 3-4 महीने बाद। इसके बाद गाइस अब इसी प्रकार इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए रबी की फसल में आप लिख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, क्योंकि आपको यदि खरीफ की फसल याद है कि कब बोई जाती है, खराब मौसम, और खराब मौसम से रिलेट किया हमने बच्चे से कि बच्चे का जब स्कूल जाते हैं तो वो खराब मौसम होता है, क्योंकि उनको माइंड खराब होता है। एक तो इतने टाइम से छुट्टी रही और अब स्कूल जाने को पड़ा, और साथ में क्या है, कीचड़ भरा मौसम है, क्योंकि इसी टाइम पानी बरसता है कि नहीं आता है। तो गाइस इसके बाद जून जुलाई में बोई गई और 3-4 महीने रुकी और इसके बाद काट ली जाती है। और इसके बाद आती है कौन सी, रबी की फसल स्टार्ट होती है। और रबी की फसल में कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, जब ये काटी जाती है। इसके बाद इसमें हमने देखा ये गाइस रबी की फसल, रबी का रिलेट कर सकते हैं गाइस सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान की फसल है एक प्रकार से ये रबी की फसल। तो गाइस रबी की फसल क्यों है सूर्य भगवान की, तो गाइस देखते हैं अपन, इस समय सबको सूर्य प्यारा लगता है कि नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि ये ठंडी वाला मौसम है, थोड़ी थोड़ी ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। और पूर्ण जब ठंडी होती है गाइस इसी फसल में पड़ती है, गेहूं चना में पड़ती है। तो ये गाइस रबी की फसल हुई कि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ सबको सूर्य भगवान अच्छे लगते हैं। और गाइस इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, और समय ज़्यादा लगने के साथ साथ इसमें क्या, उत्पादन भी ज़्यादा होता है। क्यों होता है उत्पादन अधिक, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सूर्य भगवान की फसल है, समय ज़्यादा, उत्पादन अधिक। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती है। इसके लिए गाइस 4-5 महीने लग जाते हैं काटने में, ठीक है ना। उसमें 3-4 महीने लग रहे थे, कम समय लग रहा था, लेकिन इसमें ज़्यादा लग रहे हैं। अब गाइस इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट में हम पढ़े लेते हैं। देखिए इसको इस आधार से यदि आप, और गाइस इनकी फसलों का नाम लिख देना आपको, बस इतने में आंसर आप हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कब बोई जाती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप बुबाई,
यहाँ पे लिख सकते हैं गाइस बुवाई, है ना, हेडिंग डाल सकते हैं हम, डाले नहीं हमने, तो ये दोनों की बुवाई लिख देंगे। कब बोई जाती है? जून जुलाई में यह फसलें बोई जाती है। और यह कब बोई जाती है गाइस? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, क्योंकि जब ये काट ली जाती है। इसके बाद आप लिख सकते हैं, इसके बाद दूसरी हेडिंग बनाइए गाइस, और आप लिख सकते हैं इसमें बुवाई के समय कितना लगता है, समय। तो आप क्या लिख सकते हैं? समय। तो समय में आप दोनों का समय देखिए, मिलाइए, तुलना कीजिए, तो इसमें कम समय लगता है खरीफ की फसलों के लिए पकने के लिए, और इन फसलों को पकने के लिए गाइस ज़्यादा समय लगता है। क्या? ज़्यादा समय लगता है। इतना आप याद रख सकते हैं। और गाइस इन फसलों में हमने देखा कि जो उत्पादन हो सकता है, तो आप यहाँ पे गाइस आप अपने अनुसार गाइस यदि लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिख लीजिए गाइस उत्पादन। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे? सॉरी, उत्पादन। तो गाइस प्रति हेक्टेयर में उत्पादन की जो क्षमता है, तो खरीफ की मौसम क्या है, खराब मौसम में बोई जाती है, इसलिए उत्पादन भी अब कम करती है। और यह अधिक, इन फसलों के उत्पादन के लिए अधिक समय लगता है। और गाइस उत्पादन भी क्या करते हैं? अधिक करते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं यह कब पकने का समय, यहाँ पे लिख सकते हैं गाइस पकना, फसल तैयार होना, ये लिख सकते हैं, पकना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए फसल तैयार होना। इन 5 आधार के यदि आप लिखेंगे गाइस, तो आपको देखिए फसल तैयार कब होती है, तो ये खरीफ की मौसम की फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है। जून जुलाई से मिला लीजिए, तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, पककर तैयार हो जाती है। जबकि ये वाली 5 महीने में गैस पक पाती है। तो अक्टूबर से मिलाइए, अक्टूबर से मिला के 5 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 5 महीने लगे इसको फुल, तो 5 महीने में तैयार हो जाती है। इसकी फसल गाइस, खरीफ की फसल क्या है, तो हम देखते हैं गाइस जब हम स्कूल जाते हैं तो धान की बुवाई चालू हो जाती है, मक्का और मूंगफली की बुवाई चालू हो जाती है, ज्वार मक्का बाजरा धान मूंगफली। इसके बाद आप देखेंगे ये फसल के आधार पर आप इसमें भी देखिए, इसमें गेहूं चना तेल। जब ठंडी का मौसम आता है तो गाइस चने की भाजी बहुत ही सुहानी लगती है, तो चना मुख्य फसल है, और गेहूं, ठीक है ना, गेहूं चना, और बीज वाली तेल निकलने वाली फसलें सरसों। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में गाइस, ये है गाइस खरीफ की फसल। इसमें देखिए धान लगी हुई है, इससे हमें क्या मिलेगा, चावल। तो चावल मुख्य फसल मानी जाती है खरीफ की। और गाइस ये है गाइस गेहूं की फसल रबी की फसल मानी जाती है गाइस। इसमें हम देखते हैं ये ठंड के मौसम में सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो गाइस यदि आप 4 भागों में बांट करके 5 भागों में यदि आप बांट के लिखते हैं आंसर को, तो लिखने याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आप सोच लिए गाइस, आगे आपको क्या लिखना है, क्योंकि हम हेडिंग भूल जाते हैं। आगे लिखना है आपको बुवाई कब होती है, तो आप लिख सकते हैं इनकी बुवाई, ठीक है ना, फसल को बोल लगाना, बुवाई करना। दूसरा आप लिख सकते हैं गाइस, इसमें आप फसल को बुवाई के बाद आप लिख सकते हैं गाइस इसमें इन फसलों का समय कितना लगता है, कौन में ज़्यादा लगता है कौन में कम, समय के आधार पर। तीसरा आप लिख सकते हैं इन फसलों में गाइस दोनों का लिखेंगे आप, दोनों चीज़, बुवाई के बाद फसल उत्पादन और उपज किस में ज़्यादा होती है। इसके बाद आप लिख सकते हैं, चौथी हेडिंग डालिए गाइस, इसमें पक के तैयार कब होती है, ये लिख सकते हैं। और 5वीं हेडिंग डाल सकते हैं गाइस, ये फसलें कौन कौन सी फसलें हैं। तो ये दोनों का लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आप आसानी से आंसर को याद करके ले जाएंगे। 5 वर्ड याद रखिए गाइस, 5 चीज़ें, बुवाई, फसल कौन सी है, और गाइस कटाई कब होती है। इन चीज़ों के आधार पर आप आंसर को बांट के लिखिए, आपको आंसर बहुत जल्दी याद हो जाएगा। गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो गाइस हरित क्रांति में आप देखिए हरित पढ़िए, हरित मतलब आप लगाइए, रिलेट कर सकते हैं कि हरे भरे। और गाइस हरे मतलब कि गाइस हरे क्या होते हैं, पौधे होते हैं। और पौधे कहाँ लगाए जाते हैं, जब लोग कृषि करते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है गाइस, हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। किससे है तात्पर्य इसका, कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। वृद्धि करने के लिए अधिक उपज प्राप्त करने वाली गाइस बीजों, रासायनिक उर्वरक और नई नई तकनीक का प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप ही फसलों की में काफ़ी उत्पादकता में गाइस काफ़ी वृद्धि हुई है। तो गाइस इसका कहने का मतलब क्या है कि हरित क्रांति का मतलब कृषि उत्पादन से है, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है, ठीक है ना, कृषि उत्पादन में
तीव्र वृद्धि से है। इसके बाद देखिए इसमें आप याद रख सकते हैं, इससे अधिक उपज हो। और अधिक उपज कैसे होता है गाइस, जब हम रासायनिकों का प्रयोग करेंगे, नई नई तकनीकी का प्रयोग करेंगे, इसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति में गाइस उत्पादकता में वृद्धि हुई। नई नई तकनीकी, बीजों का, देखिए बीजों का, रासायनिक उर्वरकों का और नई तकनीकी का, ये 3 चीज़ के करके गाइस हम लिख सकते हैं कि इसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई। इसका तात्पर्य क्या है गाइस, इसका तात्पर्य है कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि। और इसके लिए क्या क्या किया गया है, बीजों को, रासायनिक उर्वरकों का और नई नई तकनीकी का प्रयोग किया गया। इससे गाइस उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, श्वेत क्रांति और पीत क्रांति का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गाइस देखिए श्वेत क्रांति का अर्थ ही आप लगा सकते हैं कि श्वेत मतलब कि सफ़ेद। सफ़ेद क्या होता है, दुग्ध। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। और पीत क्रांति का अर्थ क्या होता है गाइस, पीली। देखिए पीत क्रांति तिलहन और तेल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन और तेल उत्पादन से। इसके बारे में गाइस अब पढ़ते हैं। देखिए श्वेत क्रांति का फल का पशुपालन में गाइस निकटता है। पशुपालन में जब हम श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, संबंध पशुपालन में निकटता है। इसका अर्थ होता है गाइस डेयरी के विकास कार्यक्रमों द्वारा, डेयरी विकास कार्यक्रमों द्वारा दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि। ग्रामीण विकास क्षेत्र में गाइस दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। इसमें गाइस ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं गाइस कि इसमें ऑपरेशन फ्लड में गाइस श्वेत क्रांति से इसका संबंध है। इसमें पशुपालन से में निकटता होती है। पशुपालन के साथ साथ इसका उद्देश्य गाइस डेयरी विकास कार्यक्रमों द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। ग्रामीण इलाके में गाइस इस पर विशेष बल दिया गया। तो इसके आंसर में आपने क्या क्या देखा गाइस, श्वेत क्रांति के डेयरी विकास कार्यक्रमों का, डेयरी विकास के द्वारा गाइस दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना पशुओं के द्वारा, और गांव में इसकी स्थिति देखी जाए। अब देखते हैं गाइस पीत क्रांति। खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करने के लिए रणनीति बनाई गई, जिसे पीली क्रांति कहते हैं। सरकार ने तिलहन उत्पादन में गाइस मूल्य भंडारण और वितरण की सुविधाएं प्राप्त की, सुविधाओं में वृद्धि की। तो गाइस पीत क्रांति में आप क्या लिख सकते हैं, खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के अनुसंधान करना और विकास के लिए जो रणनीति अपनाई गई उसको हम तिलहन उत्पादन कहते हैं। तो किस किस के लिए विकास के लिए रणनीति अपनाई गई, खाद्य तेल और तिलहन के उत्पादन के लिए जो विकास की रणनीति अपनाई गई उसको क्या कहते हैं, पीत क्रांति कहते हैं। सरकार ने तिलहन उत्पादन के लिए गाइस अब क्या किया कि इसमें वृद्धि हो गई इस खाद्य तेलों और तिलहन के उत्पादन में। इसीलिए सरकार ने क्या किया, इसका गाइस मूल्य भंडारण और वितरण की सुविधाओं को प्राप्त में वृद्धि कर दी। इससे गाइस पीत क्रांति का क्या हुआ, पीत क्रांति से तिलहन और खाद्य तेलों से संबंधित उत्पादन। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, औषधीय उद्यान विधि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो गाइस इसके घटक कौन कौन से हैं, तो हम पहले लिखेंगे गाइस फल है, फल के बाद हमने देखा था फूल हैं, फूल के बाद गाइस सब्जियां हैं, तो और मसाले हैं। इन 4 घटकों के बारे में इनमें गाइस हम बात करेंगे। तो इनके आगे अपन हेडिंग डालते हैं गाइस और फल लिखते हैं कि फल कहाँ पे, कौन कौन से फल हैं जो औषधीय उद्यान विधि के घटक हैं। तो गाइस देखते हैं फल क्या हैं। फल भारत में गाइस आप लिख सकते हैं, इनको गाइस 2 भागों में बांट के आप लिख सकते हैं। एक उष्णकटिबंधीय इलाके में बोए जाते हैं और एक होते हैं फल शीतोष्ण कटिबंधीय में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय वाले फलों में अंतर्गत गाइस कौन कौन आते हैं, आम है, केला है, नींबू है, अनानास है, पपीता है। ये कौन में आते हैं गाइस, उष्णकटिबंधीय। अब देखें और अंगूर है वो भी आता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं डालेंगे शीतोष्णकटिबंधीय इलाके में। यदि आप इस प्रकार बांट के डालते हैं गाइस ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और गाइस शीतोष्णकटिबंधीय में आप लिख सकते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, 2 लाइन लिख दीजिए।
क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि गाइस बादाम है, अखरोट है, बादाम अखरोट वगैरह पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है जो यहाँ पे तो ये तो गाइस उष्ण कटिबंधीय वाले हैं। देखिए और शीतोष्ण कटिबंधीय में फलों में कौन कौन से आते हैं, देखिए फल सेब है, आड़ू है, नाशपाती है, इसके बाद बादाम अखरोट आदि का उत्पादन कहाँ पे होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय में। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए सब्जियों को डालेंगे, तो सब्जियां भारत में गाइस विभिन्न प्रकार की उगाई जाती हैं। तो देखिए भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां हैं गाइस टमाटर, प्याज, लहसुन, बैंगन और फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, आलू, खीरा, ये गई सब्जियों के नाम आप लिख सकते हैं। हम देखते हैं ये सब्जियां गई औषधीय फसलों का काम भी करती हैं। जैसे गई प्याज है, लहसुन है, सर्दी के लिए काम आता है, प्याज गई गर्मी में काम आती है। तो ये हुई सब्जी के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद गई इस फल लिखेंगे, फल की हेडिंग डालेंगे। आगे अपन ने इनको बांट लेना है अपन को 4 भागों में, तो जिससे कि हमें भूले ना और हम सारे के बारे में घटकों के बारे में लिख सकें। तो देखिए फलों के बारे में, फूल के बारे में, भारत में गाइस फूलों के उत्पादन में परंपरागत ढंग से हो रही है गुलाब, ग्लेडियल और ट्यूबरोज और कोसाद्रा उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो गई। तो आप 4-5 फूलों के नाम लिख दीजिए। इसके बाद आता है मसाले का उत्पादन गाइस भारत में मसाले का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गाइस मसाले का घर, क्योंकि हम देखते हैं प्राचीन काल से ही भारत गाइस मसालों का निर्यातक वाला देश रहा है। यहीं से गाइस प्राचीन काल से ही बहुत सारे राजाओं के बारे में सुना होगा गाइस, जो अंग्रेज लोग भी आए थे तो वो लोग यहाँ से मसाले बहुत ले जाते थे, है ना। यहाँ पे गाइस काली मिर्च है, इलायची है, अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, मिर्च है तथा बीज वाले फलों मसालों का भी उत्पादन होता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप आगे गाइस ये लिखिए, घटक लिखिए, किसके आप घटक लिखेंगे इस प्रकार की गाइस हेडिंग डालिए। देखिए इस आंसर को कीवर्ड यदि आपको याद रखने के लिए गाइस तो औषधीय उद्यान की विधि के आधार पर गाइस जो उद्यान होता है तो उसके बारे में लिखिए। तो यदि आ जाता है तो आप इस प्रकार आप बांट के लिख सकते हैं। आगे आप 4 लिखेंगे घटक, कौन कौन से, सब्जी, फल, फूल, मसाले, और फिर बाद में गाइस एक एक से यहाँ पे डालते जाइए और फिर इसके बारे में लिखते जाइए। फिर दूसरा डालिए, देखिए यही वाला दूसरा आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे फलों का डालिए और आप यहाँ पे 2-2 लाइन करके गाइस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उद्यान की विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या किए गए। उद्यान की विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान लिखना है हमको। तो गाइस इसमें 5-6 प्रावधान हम लिखेंगे। जैसे गाइस आप इसमें कलम बैंक की स्थापना की गई। उद्यान की विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। तो आप इसको 3-4 भागों में बांट के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि गाइस आप इसको बांट सकते हैं, एक लिख सकते हैं कलम बैंक की स्थापना की गई, ठीक है ना, एक कलम बैंक की स्थापना की गई, आप इस प्रकार लिखेंगे। दूसरा आप लिख सकते हैं गाइस इसमें क्या लिख सकते हैं, उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना। तीसरा लिख सकते हैं गाइस इसमें प्रयोगशाला की वृद्धि करना, प्रयोगशाला की स्थापना करना। और चौथा आप लिख सकते हैं इसमें, चौथा नंबर हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं इसमें, ये हेडिंग याद रह जाती है तो आपको उच्च गुणवत्ता युक्त फसलों का निर्माण करना, ठीक है ना, गुणवत्ता युक्त निर्यात के लिए। तो इस प्रकार आप हेडिंग से लिखेंगे गाइस तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और फिर जब इस प्रकार लिख जाती हैं तो गाइस देखिए एक एक के बारे में आप उठा के लीजिए और आप उनके बारे में लिखिए। जैसे कि आप लिख सकते हैं इनका एक एक, आगे आपने कीवर्ड टाइप के हो जाएंगे गाइस, ये अपनी छोटी सी कॉपी आप बना लीजिए कीवर्ड की। और यदि आप इन कीवर्ड को याद रह सकते हैं, 4-5 गाइस ये वर्ड हैं, हेडिंग है, इनको याद रख पाएंगे तो आपको इतने बड़े आंसर को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि गाइस यदि आपको पहली हेडिंग पता है कि कलम बैंक की स्थापना की गई तो आप कलम बैंक के बारे में लिख ले जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कलम बैंक की स्थापना की गई, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे ये कलम बैंक आपने यहाँ पे लिख लिया आगे। फिर कलम बैंक की स्थापित करना और पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों की उत्पादन की पूर्ति की क्षमता करना। तो कलम बैंक यदि आपको याद आ जाता है तो कलम मतलब होता है गाइस पौधे की कोई भी शाखा ला करके लगा देना। तो कलम बैंक की स्थापना की गई और जिससे पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन हुआ और पूर्ति और क्षमता, जब पर्याप्त गुणवत्ता वाले उत्पादन और पौधों का उत्पादन होगा तो पूर्ति और गुणवत्ता बढ़ाने में, क्षमता बढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए
आप क्या लिखेंगे? सेकेंड आपको यदि आ गया याद, हेडिंग याद आ गई कि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि बागवानी फसलों के उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई। इस 2 लाइन लिखना कोई कौन सी बड़ी बात है, और हेडिंग में आंसर भी अच्छा लगने लगता है। थर्ड हेडिंग आप डालेंगे, थर्ड हेडिंग में क्या डालेंगे? इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई। तो प्रयोगशाला की स्थापना हुई कि नहीं हुई, इसी का हमने बनाया है गाइस। मिट्टी और उत्पादक पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं के द्वारा गाइस नई नई सुविधाएं उपलब्ध करवाना। प्रयोगशाला की परीक्षण करना आगे गाइस। प्रयोगशाला में आप ये लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में तो परीक्षण ही होता है। तो यदि उद्यानिकी की बात चल रही है तो आप ये लिख सकते हैं, यदि प्रयोगशाला याद आ गया तो आप ये लिख सकते हैं कि पौधों की पत्तियों को देख करके और मिट्टी के देख करके पता लगाना कि किस चीज़ की ज़रूरत है इनको, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, ठीक है ना, उसके अनुसार इन पे डालना। तो ये आप लिख सकते हैं। तो 3 आपको याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कलम बैंक की स्थापना, उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि, प्रयोगशाला की स्थापना, और इसके बारे में आप आसानी से लिख सकेंगे। देखिए चौथा क्या है? पौधों के लिए वही ग्रीन हाउस की प्रयोगशाला की स्थापना करना और पौधोशाला और पाली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधाएं देना उनको। चौथा है, आप चौथी हेडिंग डाल सकते हैं गाइस। चौथी हेडिंग क्या डालेंगे? उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन करना। तो आप चौथी हेडिंग डालेंगे उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन के लिए गाइस डालेंगे उच्च किस्म के बीजों का, और फिर उसके बारे में आप ये 2 लाइन लिख दीजिए, निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन करना। 5वीं हेडिंग डाल सकते हैं आप गाइस। और हेडिंग 5 होती है, इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और ये इतना बड़ा आंसर यदि बैठते हैं याद करने को तो प्रॉब्लम होगी। तो गाइस हमने देखा 5वां, यदि 5 ही याद रह जाते हैं तो उसमें भी आंसर आपको हेडिंग डाल के लिखते हैं तो एग्जामिनर पर इतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि बहुत बड़ा आंसर और सबके बारे में जिक्र किया है बच्चे ने। तो उच्च किस्म के फलस्वरूप जो उच्च किस्म के हमने गुणवत्ता युक्त बीज लगाए थे उनके प्रसंस्करण और उत्पादों से पैदावार को बढ़ाया गया। तो ये तो उसी का बगल का है ना, मतलब कि आगे उच्च किस्म की वृद्धि करना और फिर बाद में पैदावार बढ़ाना। 6वीं हेडिंग डाल सकते हैं। और 7वीं डाल सकते हैं आप विपणन और निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं की वृद्धि करना। तो गैस सुविधाओं की वृद्धि करना, और सुविधाओं की वृद्धि में आप अपने साथ डिफाइन कर दीजिए क्या की मूलभूत सुविधाओं की वृद्धि करना, विपणन की। इस आई होप गाइस आपको याद हो गया होगा। और तो हमने क्या क्या देखा गाइस इस वाले आंसर में है, इस वाले आंसर में हमने देखा गाइस, इसको आप इस प्रकार बांट सकते हैं। आगे लिखा आपने क्या, उद्यान की विकास प्रावधान। इसके बाद आप लिख सकते हैं इसके लिए प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं कलम बैंक की स्थापना की गई। तीसरा हमने क्या देखा गाइस इसमें, तीसरा हमने देखा उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि की गई। चौथा हमने क्या देखा गाइस, चौथा उच्च किस्म के बीजों को लगाना निर्यात के लिए जिससे उत्पादकता बढ़े। और 5वां गाइस जो उत्पादकता को गाइस इससे जो बीज लगाया है उससे विपणन और निर्यात के लिए उच्च पैदावार करना। ये 6 हेडिंग याद रहती हैं तो आप आसानी से गाइस 5 हेडिंग तो आसानी से एक एक के बारे में फिर क्या करिए आप डिफाइन कर दीजिए। जैसे कि आपने कलम बैंक की स्थापना फर्स्ट वाली हेडिंग डाली थी, यहाँ पे कलम बैंक लिख लिया है ना। और गाइस इसके बारे में 2 कलम बैंक की स्थापना की गई जिससे उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया गया। इस प्रकार आप लिख गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, खनिज पदार्थ क्या होते, क्या महत्व है खनिज का। तो गाइस आगे आप ये जान लीजिए कि खनिज पदार्थ होते क्या हैं। तो गाइस हम देखते हैं खनिज पदार्थ वो होते हैं जिनको खान से खोद कर निकाला जाता है। जैसे गाइस लोहे को कहाँ से निकालते हैं, खान से खोद के निकालते हैं। तो लोहे का कितना यूज है आपको पता होगा। सोना है, चांदी है, ये सब गाइस पृथ्वी में पाए जाते हैं। और इनको खनिज मतलब गाइस खनिज से देखिए खदान से बना है खनिज, ठीक है ना, जिसे हम खान से खोद के निकालते हैं। इसके बाद देखिए इसके क्या महत्व है गाइस, तो इसका महत्व देखते हैं। इसका महत्व पूछा गया है तो हमें यही लिखना है, खनिज पदार्थों की प्रकृति अनुपम देन है। गाइस खनिज पदार्थ जो है वो प्रकृति की अनुपम देन है तथा आधुनिक उन्नति का आधार खनिज ही है। हम देखते हैं जो अभी उन्नति हो रही है गाइस तो उनका कहीं ना कहीं आधार क्या है, खनिज ही है। क्योंकि हम देखते हैं जो घर बनते हैं, इमारत बनती है, जो विकास हो रहा है इनका, तो
वो कहा यदि लोहा ना होता तो गैस लोहे की कहाँ से हम चीज़ें बना लेते क्या, नहीं बना पाते। तो उनका आधार क्या है, खनिज है। जैसे गैस कारखाने में लगी मशीनें, तो गैस मशीनें ही ना होती यदि लोहा नहीं होता तो, है ना। कुछ और की बनाई जाती हैं बट हो सकता है इतनी कड़ी धातु ना हो वो। तो गैस जो खनिज पदार्थ हैं वो गैस उन्नति का आधार है, आधुनिक उन्नति का। जैसे गैस कारखाने में लगी मशीनें, पानी में तैरने वाला जहाज, ऊंची इमारतें, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के सिक्के व हमारे उपयोग में आने वाली धातु से बनी सभी वस्तुएं गैस खनिज पदार्थों की देन हैं। देश के औद्योगिक विकास के आधार विभिन्न प्रकार से खनिज पदार्थ होते हैं। कहा जा सकता है कि मानव के विकास में खनिज पदार्थों का अत्यधिक महत्व है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानव के विकास के लिए गाइस खनिज पदार्थों का अत्यधिक महत्व है। खनिज पदार्थों का कहाँ कहाँ उपयोग हमने देखा गाइस, कारखानों में देखा, ये आप लिख सकते हैं। खनिज पदार्थ क्या है, उन्नति का आधार है, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खानों में गाइस जहाजें, इमारतें ही देख लीजिए, अस्त्र शस्त्र देख लीजिए गाइस, तो सिक्के देख लीजिए। और दैनिक जीवन में हम देखते हैं कहाँ कहाँ हमें खनिज पदार्थ नहीं दिखाई देते। तो गाइस औद्योगिक विकास के आधार पर जो उद्योग लगे हुए हैं हम देखते हैं, उद्योग क्या है गाइस, फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी हैं, तो उससे खनिज पदार्थ ही हैं गाइस, है ना। उनका आधार क्या है, खनिज पदार्थ है। तो आई होप गाइस आपको इन 3-4 वर्ड आपने क्या क्या देखा खनिज पदार्थों के महत्व में। तो खनिज पदार्थों के महत्व में हमने देखा गाइस, पहला नंबर देखा कि ये आधुनिक उन्नति का आधार है, उन्नति का आधार है। दूसरा देखा गाइस इसमें इमारत, विभिन्न प्रकार की चीजें आप लिख सकते हैं। अस्त्र शस्त्र बने किससे, इसका निर्माण, इसका काय में उपयोग है, तो हमने इसका उपयोग लिख सकते हैं, जैसे कि अस्त्र शस्त्र इमारतों में आदि में उपयोग है। तीसरा देख सकते हैं गाइस इसमें औद्योगिक विकास में इसका महत्व। तो 3 चीजों में इसका महत्व लिख दीजिए आप और आसानी से आंसर कर दीजिए। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। धातु के आधार पर खनिज पदार्थों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो गाइस हमें देखना है खनिज पदार्थ तो क्या होते हैं, जो गाइस खोदे जाते हैं जमीन से, ठीक है ना। लेकिन गाइस धातुओं के आधार पर खनिज पदार्थों के प्रकार बनाना है। तो गाइस धातुओं के आधार पर देखिए अभी धातु लोहा है, कांसा है, सोना है, चांदी है, पीतल है, मिट्टी, ये सब क्या है धातुओं के, मिट्टी नहीं आएगी गाइस ध्यान रखना, लेकिन है। देखिए धातुओं के आधार पर खनिज पदार्थ गैस निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है खनिज पदार्थों को धातुओं के आधार पर। एक तो गैस हम बांट सकते हैं किस पर, एक बांट सकते हैं गैस धात्विक खनिज और एक बांट सकते हैं आध्यात्मिक। आप इसे लिख देंगे तो आपको और ज़्यादा नंबर मिलने के चांस है, कमने के नहीं है। और फिर गैस जब धात्विक और आध्यात्मिक आ जाता है तो आप फिर हेडिंग डालिए धात्विक खनिज, ठीक है ना। धात्विक खनिज देखिए, क्योंकि हेडिंग में गाइस एग्जामिनर का माइंड सीधे हेडिंग पे जाता है, और गाइस हेडिंग यदि अच्छी होती है तो उसके अंदर गाइस पढ़ा कुछ या ना पढ़े, ये गाइस सोच लेता है इसके बारे में इसने हेडिंग में जिक्र किया है तो इसके बारे में इनको पता तो है, तब तो इसने जिक्र किया है हेडिंग का, ठीक है ना। इसके देखिए गाइस खनिज, धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज वे खनिज पदार्थ हैं जिनमें गैस धातु के पर्याप्त मात्रा में मिलती है। जो धातु के बने होते हैं वो धात्विक खनिज, ठीक है ना। जैसे गैस धातु क्या है, लोहा है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, टंगस्टन है, बेरिल है, आदि क्या है धातुएं हैं। और गैस अलोह धातु तथा अलोह धातु क्या है, एक तो तांबा है, सोना है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइड है आदि, ये गैस लोहे की नहीं होती हैं। तो धातु में हम 2 प्रकार से बांटा हमने, एक लौह वाली धातु और एक अलोह धातु, ठीक है ना, अलोह धातु। तो लोह वाली धातु में हमने क्या देखा, लोहा है, मैग्नीज है, क्रोमाइट, टंगस्टन। और अलोह धातु जैसे कि चांदी, सोना, इनमें गैस लोहा नहीं पाया जाता, जस्ता और क्रोमाइट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गैस, अभी हमने क्या देखा, एक देखा गैस, अभी देखा जो खनिज होते हैं, खनिज के 2 प्रकार देखे धातु के आधार पर, धात्विक, आध्यात्मिक, ठीक है ना, धातु के प्रकार। इसके बाद हम देखें धातु के 2 प्रकार देखे गए धात्विक के, एक लौह धातुएं होती हैं, लौह धातुएं जैसे कौन सी, लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन। लेकिन अलोह धातुएं भी देखी जिनमें हमने देखा टिन, जस्ता, बॉक्साइड, सोना, चांदी, ठीक है ना। इस प्रकार आप याद करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डायोग्राम बना करके, कीवर्ड बना के आप लिख सकते हैं अपने
एक छोटी सी कॉपी बना के, क्योंकि बड़ा आंसर होता है तो उसको यदि कीवर्ड बस याद और 4-5 वर्ड रहते हैं और उससे याद हो जाता है पूरा आंसर। देखिए अधात्विक खनिज क्या होते हैं? ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु नहीं पाई जाती, तथा जैसे गाइस ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु नहीं पाई जाती। धात्विक हमने देख लिया ए था, और अधात्विक क्या होते हैं? जिनमें धातु नहीं पाई जाती, और धात्विक धातु के बने होते हैं लेकिन अधात्विक धातु के नहीं होते हैं। जैसे कि गाइस कौन कौन से हैं जिनमें धातु नहीं पाई जाती है? वो पदार्थ हैं, वो खनिज पदार्थ हैं। तो गाइस देखिए हीरा, अभ्रक, कोयला, नमक और जिप्सम, ये सभी क्या है? खोद के निकाले जाते हैं कि नहीं निकाले जाते हैं, लेकिन ये धातु के नहीं बने होते हैं। अभ्रक, कोयला, नमक, जिप्सम और चूने का पत्थर, ठीक है ना। तो खनिज पदार्थ क्या होते हैं? जो खोद कर निकाले जाते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक। धात्विक हमने देखा गाइस, धात्विक 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक एक लोहा वाले धात्विक और एक अलौह धात्विक। और गाइस इसके बाद देखा गाइस हमने तो लोहा वाले धात्विक के बारे में अलग लिख दिया, जो मैग्नीज है, टंगस्टन है, ये क्रोमाइट है, ये सब लोहा वाले देखा हमने। और सोना चांदी ये धातु के दूसरा प्रकार है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। इसके बाद अधात्विक देखा, अधात्विक में क्या क्या देखा? हीरा, अभ्रक, कोयला, जिसमें क्या है? धातुएं बिल्कुल पाई ही नहीं जाती, चाहे वो लौह धातु हो चाहे अलौह धातु, कोई नहीं पाई जाती, ठीक है ना। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, आधुनिक भारत के विकास में लौह का क्या महत्व है? तो लोहे का महत्व बताना है गाइस, लोहे का क्या महत्व नहीं है ये पूछना चाहिए था। देखिए गाइस क्या है लोहे का महत्व? आधुनिक युग में औद्योगिक विकास का आधार है क्या? लोहा। ये नहीं होता गाइस, तो देखिए ये उद्योगों का आधार है, क्योंकि गाइस हम किसी भी उद्योग में ले लें इसका प्रयोग जरूर होता है। कहीं गाइस मशीनों के रूप में किसकी होती हैं? लोहे की होती है कि नहीं होती हैं। तो आधुनिक युग में आज कोई भी राष्ट्र गाइस, वो राष्ट्र हो, समाज हो, परिवार हो, व्यक्ति हो, लोहे की मदद के बिना अपना विकास नहीं कर सकता है। आज हम देखते हैं गाइस, चाहे वो अकेला व्यक्ति ही ना क्यों ना हो, उसके घर में गाइस बहुत सारी चीज़ें लोहे की होती हैं। घर भी गाइस लोहे का बना होता है। या गाइस जब व्यक्ति नहीं रह सकता एक, तो आप ही सोचिए क्या परिवार रह पाएगा, समाज, राष्ट्र। तो लोहे का गाइस आधार है, हर कुछ लोहे का बना होता है। गाइस व्यक्ति के विकास मदद के बिना गाइस, लोहे की मदद के बिना अपना विकास नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति हो। आज हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोहे पर निर्भर होते हैं। हमारे जीवन का आज कोई भी क्षेत्र लोहे की आवश्यकता से छूता नहीं है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि बिना लोहा के हम देखते हैं, ये हमारे गाइस दैनिक जीवन में हम देखें तो गाइस बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो हम लोहे का कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। पानी की मशीन देख लीजिए आप, है ना, घर में बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं लोहे की, है कि नहीं है। बिजली के खंभे बिजली के जो तार होते हैं वो ही लोहे के बने होते हैं, जो कि हर गाइस व्यक्ति, हर समाज, तो विकास के लिए गाइस लोहा बहुत ही उपयोगी है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दीर्घोत्तरी का, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। तो गाइस कृषि का योगदान पूछा गया है, तो आप ही सोचिए कृषि नहीं होती तो इसके बिना तो जीवन भी असंभव है कि नहीं है गाइस। तो आप इस आंसर को किस प्रकार लिख सकते हैं गाइस, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो आप देखिए इसमें 3-4 पॉइंट आप निकाल सकते हैं इनके गाइस, और आप याद रखने के लिए वो कीवर्ड हो जाएंगे। तो गाइस देखिए हम आगे क्या करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, आप यहाँ हेडिंग डाली, आपने क्या डाला, भारत की वर्ड के लिए। गाइस इतना बड़ा आंसर है, याद करने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा मुश्किल होगी। इससे आप इस प्रकार यदि बांट के लिखेंगे तो आपको आंसर याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान आपने ऐसा डाला। फिर पहली हेडिंग डाली गाइस, इससे क्या होता है, ये भरण पोषण में, इससे गाइस भरण पोषण में उपयोगी क्या योगदान है, भरण पोषण में के लिए गाइस इसका योगदान है कृषि का। दूसरा आप हेडिंग डालेंगे गाइस, दूसरी हेडिंग में क्या योगदान है कृषि का, तो रोजगार में गाइस, रोजगार निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है कृषि का। इसके बाद गाइस आपने तीसरी हेडिंग डाली, और तीसरी हेडिंग में क्या लिखा गाइस आपने, तीसरी हेडिंग में गाइस कच्चा माल उपलब्ध करवाता है गाइस बहुत सारे उद्योगों को, जिससे गाइस देश का विकास होता है। देश के विकास के लिए कच्चे माल में कृषि का योगदान, ठीक है ना। चौथी हेडिंग डाली गाइस, चौथी हेडिंग में आप लिख सकते हैं, इससे गाइस क्या होता है, संतुलित आहार की
प्रदान करना। तो इन चौथी 4 हेडिंग डाल ली गाइस आपने। और फिर गाइस आप इसको गाइस एक एक करके हेडिंग के, ये आपने हेडिंग पूरी डाल ली, ये कीवर्ड टाइप के हो जाएंगे। अब इनके बारे में गाइस एक एक करके डिफाइन करना है आपको। जैसे गाइस आपने फर्स्ट हेडिंग डाली थी, कौन सी हेडिंग डाली थी, देखिए ये वाली। तो ये वाली हेडिंग के बारे में आप लिखिए, यहाँ पे फिर से हेडिंग डालिए, भरण पोषण के लिए उपयोगी। तो आप लिख सकते हैं गाइस ये है। इससे गाइस 17% जनता का गाइस क्या होता है, भरण पोषण होता है। 2/3 से ज़्यादा जनसंख्या इसमें लगी होती है, ठीक है ना, भरण पोषण में। इसी प्रकार रोजगार की गाइस दूसरी हेडिंग क्या थी, रोजगार। तो आपने यहाँ पर रोजगार की हेडिंग डाली, क्या लिखा गाइस, रोजगार का सृजन करना, ठीक है ना, रोजगार सृजन। तो रोजगार सृजन में आप लिख सकते हैं गाइस कि इसमें 17% मतलब कि इसमें गाइस आधी से ज़्यादा जनसंख्या भारत की कृषि से रोजगार प्राप्त होता है। कृषि रोजगार देने में गाइस महत्वपूर्ण योगदान देती है। कृषि का योगदान रोजगार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सभी पॉइंटों को गाइस बांट सकते हैं। तो इसके बाद आंसर अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान स्थान है वह निम्न प्रकार देखा जा सकता है। तो गाइस आप यही हेडिंग डालिए। पहली हेडिंग क्या डालेंगे, भरण पोषण में महत्वपूर्ण योगदान, भरण पोषण में उपयोगी। इसके बाद आप ये लिखिए भारतीय अर्थ, तो आप लिखेंगे यहाँ पे भरण पोषण, है ना, भरण पोषण में उपयोगी। आप उसमें लिखेंगे तो सही रहेगा, हमसे इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए कृषि के संसार में लगभग 17% जनसंख्या भरण पोषण कर रही है। कृषि से हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण होता है। तो गाइस आप इतना तो याद रख सकते हैं, 17% जनसंख्या और 2/3। तो आप इतना बना के लिख देंगे कि भारत में कृषि से संसार में लगभग 17% जनसंख्या का भरण पोषण हो रहा है और 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण कृषि से हमारी करती है। इसके बाद दूसरा हेडिंग डाला था आपने क्या, रोजगार की उत्पत्ति। तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप रोजगार की सृजन या उत्पत्ति में कृषि का योगदान। तो रोजगार में क्या योगदान है कृषि का, भारतीय कृषि में देश के महत्वपूर्ण लगभग 2/3 जनसंख्या गए श्रम शक्ति, 2/3 जनसंख्या की श्रम शक्ति लिखिए या रोजगार में, श्रम शक्ति या रोजगार एक ही है, में लगी हुई है। इससे गाइस लोगों को प्रत्यक्ष रूप में भी अनेक प्रकार के रोजगार मिला हुआ है। लोग इससे दस्तकारी करने में लगे हुए हैं। गांव में हम देखें तो कृषि उत्पादों पर आधारित छोटे मोटे उद्योग धंधे भी इसमें लगे हुए हैं। कृषि से कहीं बड़ी संख्या में लोग रोजगार की संभावना रहती है, रोजगार की संभावना छिपी हुई है कृषि में। तो हमने ये आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिए रोजगार के बारे में आपने लिख दिया। इसके बाद आप लिखेंगे कच्चा माल की पूर्ति होती है कृषि से। तो आप लिखेंगे कच्चा माल की पूर्ति में सहायक। हेडिंग डाल लिया आपने। इसके बाद आप 2 लाइन लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे आपने डाल लिया कच्चा माल की पूर्ति, कच्चा माल। अब कच्चा माल किसमें उपयोगी है इसके बारे में आप लिख दीजिए। देश के विभिन्न वस्त्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल कृषि से ही मिलते हैं। हम देखते हैं जो देश में बहुत सारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, जिससे हमारे देश का विकास हो रहा है, तो उसके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता है। जैसे गाइस गेहूं से क्या काय का उद्योग चलता है, गेहूं हमें कृषि से मिला और कृषि से गाइस हम गेहूं से लोग क्या बनाते हैं, बिस्किट का उद्योग चलता है ना। बहुत सी चीज़ें उद्योग किससे चलते हैं, कृषि से चलते हैं, कच्चा माल। जिस प्रकार गाइस आप देख सकते हैं कृषि से हमें क्या मिलता है, कपास मिलता है। तो कपास क्या होता है, रुई वगैरह, उससे क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो कपड़ा उद्योग किससे चल रहा है, कच्चा माल कौन दे रहा है, कृषि में योगदान महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसे कपास, जूट, रेशम, ऊन, लकड़ी की लुगदी से ही वस्त्रों का निर्माण होता है और चमड़ा उद्योग भी कृषि की देन है। कृषि पर उत्पादक कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों का आधार यही वस्त्र उद्योग से वस्त्र उद्योग देखा हमने। वस्त्र उद्योग के बाद गए चमड़ा उद्योग देखा। चमड़ा उद्योग में भी यही होता है, मतलब कि जो जानवर होते हैं वो जानवर क्या करते हैं, कच्चा माल उनको वो कृषि के उत्पाद ही खाते हैं और वो जीवित रहते हैं। उससे उनके चमड़े से क्या मिलता है, चमड़ा मिलता है, जिससे गाइस जूते उते बनाने में उपयोगी होती है। जूता उद्योग चलता रहता है। इसके बाद देखिए खाद्य तेल, चीनी मिट्टी, तंबाकू उद्योग ये सब क्या है, कच्चा उद्योगों में आप कच्चा माल लिखिए। कच्चा माल की हेडिंग डालिएगा। इस कच्चा माल में आप 3 भागों में बांट सकते हैं यदि इसको बांटना हो तो। एक गाइस आप देख लीजिए कच्चा माल कृषि से मिलता है, आगे उसके बारे में डिफाइन लिख दीजिए। दूसरा फिर आप लिख सकते हैं गाइस एक लिख सकते हैं किसके बारे में, कच्चा माल मिलता है तो किस क्या क्या
चमड़ा उद्योग लिख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आप कपड़ा उद्योग लिख सकते हैं, ऊनी वस्त्र का उद्योग, खाद्य तेल वाला उद्योग लिख सकते हैं। गाइस इनके बारे में आप थोड़ी थोड़ी लिख दीजिए। गाइस कीवर्ड हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना, एक छोटी सी। इन वर्डों से आपको इतना बड़ा आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यदि ये आप नहीं भी लिख रहे हैं, इनको इकट्ठा लिख दीजिए आप, कोई बात नहीं गाइस, आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। कच्चा माल की प्राप्ति होती है, इसके बाद आप लिख सकते हैं चमड़ा उद्योग के बारे में कि, और खाने के उद्योग के खप के बारे में बात कर लीजिए थोड़ी थोड़ी। जैसे इसे हमने लिखा है खाद्य तेल उद्योग, जैसे चीनी तंबाकू उद्योगों का सभी कृषि के उत्पादक पर आधारित हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिख सकते हैं संतुलित आहार की प्राप्ति। चौथी हेडिंग क्या है गाइस, संतुलित आहार की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, ये कृषि से होती है। कृषि ही महत्वपूर्ण योगदान है संतुलित आहार में, ठीक है ना, कृषि का। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालिए संतुलित आहार की प्राप्ति। संतुलित आहार की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये हेडिंग डाली। और फिर आपने लिखा भारतीय कृषि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण कर रही है। भारतीय कृषि और कृषि पदार्थों से ही भोजन में कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार हेतु प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि की प्राप्त होते हैं। हमें खाद्य पदार्थों के प्राप्ति पूर्ति के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था खाद्य पदार्थ जो संतुलित आहार मिलता है गाइस हमें, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कृषि से ही मिलता है, आप इतना लिख सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा था जीवन कृषि पर निर्भर करता है और जहाँ की कृषि लाभदायक नहीं है वहाँ सत्य है कि स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं है। जहाँ की कृषि लाभदायक नहीं है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जहाँ की कृषि लाभदायक नहीं है वहाँ का जीवन भी लाभदायक नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आई होप गाइस आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। भारत की प्रमुख कृषि उपजों का वर्णन करते हुए कृषि विकास के किए गए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। भारत की कृषि उपजों का वर्णन करते हुए कृषि के विकास के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, इसके बारे में लिखना है। तो आगे तो हमें कृषि उपजों को वर्णन करना है। तो कृषि उपजों को वर्णन का गाइस हम 3-4 भागों में कर सकते हैं। 4 भाग लिखेंगे इसके। कौन कौन से गाइस, कृषि उपज का वर्णन, कृषि उपज आगे आपने हेडिंग डाली कीवर्ड में लिखने के लिए, याद करने के लिए गाइस। फिर इसके बाद में क्या डाला आपने, फिर इसके बाद में एक एक से डिफाइन कर देना। रबी की फसल पहली आती है खरीफ की फसल जून जुलाई में, ठीक है ना, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जून जुलाई में क्या कहती है, कृषि खनिज फसल। दूसरी हमने डाली रबी की फसल। तीसरी डाली हमने उपज के बारे में लिख रहे हैं ना, रबी की फसल। तीसरे में डिफाइन किया गाइस हमने जायद की फसल। चौथी गाइस वाणिज्यिक या नकदी फसलें। वाणिज्यिक मतलब जो गाइस बेचने के उद्देश्य से लगाई जाती हैं, जैसे गाइस चाय की फसल क्या है, व्यापारिक फसल है। इसके बाद हमको क्या करना है, इनके बारे में एक थोड़ी थोड़ी डिटेल से लिखना है। ये थी गाइस उपज। फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन पूछा है प्रयास, तो प्रयास के बारे में हेडिंग डालेंगे और फिर उसका लिखेंगे। फिर इसके बाद एक एक से लिखेंगे। खरीफ की फसल के बारे में गाइस बात करते हैं, देखिए यही लिखा हुआ है इसमें, तो ये हेडिंग डाल के लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। जिस प्रकार ये कृषि फसलों के लिए देखिए खरीफ की फसल वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा नवंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा आदि। तो खरीफ की फसल के बारे में बता चुके हैं हम। खरीफ की फसल मतलब कि गाइस खराब मौसम में बोई जाएगी। तो खराब मौसम कब आता है, जून जुलाई में, जब बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है और कीचड़ होता है, ठीक है ना, इससे रिलेट कर लेते हैं। और गाइस कौन कौन सी फसल है, जो चावल है, चावल आ जाएगा, ज्वार, मक्का, बाजरा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं रबी की फसल। रबी की फसल के बारे में हेडिंग डाली, उसके बाद में 2 लाइन लिख दी आपने। देखिए वे फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। एक तो गाइस बोने का और काटने का इनमें टाइम लिखना है, और तीसरा लिखना है सब फसलों के बारे में कौन कौन सी फसल है। तो गेहूं है, चना है, सरसों है, जौ है। तो गाइस गेहूं, चना, सरसों, जौ ये गाइस रबी की फसल है। तो रबी की फसल के बारे में एक ट्रिक बताई थी हमने कि रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। क्यों बोई जाती है, क्योंकि खरीफ की फसल कट जाती है उस टाइम, और गाइस ये ठंडी वाला टाइम होता है। सबको रबी मतलब सूर्य भगवान प्यारे होते हैं, तो ठीक है। इसके बाद देखते हैं जायद की फसल।
जायद की फसल क्या होती है गाइस? वे फसलें जो कि गाइस अब अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली रबी की फसल काट ली गई है। कब काटी गई है? मार्च अप्रैल में काटी गई है। मार्च अप्रैल में कौन फसल लगेगी? मार्च अप्रैल में आएगी गाइस जायद की फसल। तो ये रिलेट करना है हमको, ठीक है ना। आगे आई खरीफ की फसल जून जुलाई में 3 महीने रही, अक्टूबर नवंबर में काट ली गई और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल और रबी की फसल मार्च अप्रैल में काट ली गई। इसके बाद मार्च अप्रैल से शुरू होती है जायद की फसल। तो वे फसलें जिनमें फसलों का इस मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में गाइस ये एक पक कर के तैयार हो जाती हैं और जैसे गाइस हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, फल फूल हैं, तो इनका गाइस जैसे तरबूज बराबर है, खरबूज है, तो ये होती हैं जायद की फसलें। तो गाइस ये एक्स्ट्रा टाइम वाली फसलें। देखिए आगे सबसे मुख्य फसल रबी की और खरीफ की होती है, जो कि हमने देखा जून जुलाई में बोई गई, इसके बाद सितंबर अक्टूबर में काटी गई, पक कर के तैयार हो गई, जैसे कि धान है, मक्का है, बाजरा है। इसके बाद आई कौन सी फसल गाइस? इसके बाद हमने देखा रबी की फसल। क्या देखी गाइस? रबी की फसल कब बोई गई? अक्टूबर नवंबर में बोई गई और मार्च अप्रैल में काट ली गई। इसके बाद बचा टाइम कौन सा? मार्च अप्रैल वाला। तो मार्च अप्रैल में गाइस जायद की फसल बोई गई और फिर जैसे ही खरीफ की फसल वाला टाइम आया 3-4 महीने बाद, तो जून जुलाई में यह काट ली गई, जिससे कि खरीफ की फसल बोती जाएगी। तो इसमें कौन सी आई? सब्जी अब्जी वगैरह है। सो गाइस देखते हैं खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न अभी हमने देखा गाइस, जो ऊपर देखा, जो 3 प्रकार की फसलें देखी वो ऋतुओं के आधार पर थी। ऋतुओं के आधार पर 3 फसलें कौन कौन सी देखी? खरीफ, रबी, जायद। तो आगे खरीफ की आती है जो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसके बाद टाइम आता है रबी की फसल का। रबी फसल उसी खेत में बो सकते हैं गाइस। रबी की फसल बो करके ये भी गाइस मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, अक्टूबर नवंबर से 5 महीने की होती है। इसके बाद आती है गाइस, जब खेत खाली हो जाता है मार्च अप्रैल में, तो फिर बोई जाती है जायद की फसल। तो गाइस ये आती है ग्रीष्म ऋतु में। पहली फसल हमने देखा रबी की फसल वर्षा ऋतु में, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में जो खराब मौसम में बोई जाती है। इसके बाद आती है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल एक ही खेत में। जब वो काट ली जाएगी तो ग्रीष्म ऋतु आएगा, तो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाएगी गाइस। जब रबी की फसल काट ली जाएगी तो जायद की फसल। इस प्रकार आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं गाइस, अभी हमने ऋतुओं के आधार पर देखा फसलों के प्रकार। अब देखते हैं गाइस खाने वाली फसल और एक गाइस व्यापारिक उद्देश्य से बोई जाने वाली फसलें। तो अब देखेंगे फसल के 2 प्रकार होते हैं, एक खाद्यान्न फसल और दूसरी नकदी और व्यापारिक फसलें। तो ये क्या होती हैं गाइस? खाद्यान्न का अर्थ स्पष्ट है गाइस, खाद्य मतलब खाना, ठीक है ना। तो जो प्रमुख रूप से अन्न, खाद्यान्न मीन्स खाना, अनाज, खाने का अनाज, ठीक है ना। तो देखिए खाद्यान्न फसलें वे होती हैं, वे फसलें हैं जिनको भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं, जैसे चावल, गेहूं, चना, अरहर। ये क्या है? ये भोजन के रूप में गाइस, भोजन के रूप में पदार्थों का प्रयोग किया जाता है इनको भोजन करने के लिए, खाद्यान्न फसलें, ठीक है ना। मुख्य पदार्थ फसल होती हैं वे फसलें जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थों का कार्य करती हैं। इसके बाद देखिए जो नकदी फसल, तो नगद व व्यापारिक फसलों में क्या देखा हमने? वे फसलें गाइस जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं करती हैं। तो अभी हमने देखा था जो खाद्यान्न फसल थी वो प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रही थी? भोजन के लिए मुख्य कार्य कर रही थी, लेकिन ये मुख्य कार्य भोजन के लिए नहीं करती हैं और इन्हें बेच कर के नगद रूप में राशि प्रदान की जाती है। अतः इन्हें इसीलिए नगदी फसल और व्यापारिक फसल भी कहते हैं। जैसे गाइस कपास की कहती क्या? एक जन के कपड़े बनाने के लिए, खाने के लिए होती है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। चाय की जो कृषि की जाती है गाइस, बागान लगाए जाते हैं, तो क्या एक बाग के एक ही किसान खा लेगा, पूरी चाय पी लेगा? चाय तो कितनी कम लगती है। तो नहीं, वो तो बेचने के उद्देश्य से लगाई गई है। कॉफी, गन्ना आदि फसलें कैसी हैं गाइस? व्यापारिक फसल हैं और नकदी फसल हैं, जो कि गाइस नगद पैसे के लिए लगाई जाती हैं, ठीक है ना। नकदी से आप स्पष्ट हो गया है, नगद पैसे, नगद राशि के रूप में प्राप्त की जाती है इससे। तो ये भोजन ये किसके लिए होती हैं गाइस? ये फसलें प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न करने के लिए नहीं की जाती हैं, जबकि यह बेच करके नगद राशि प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। सो गाइस अब देखते हैं हम कृषि विकास के लिए सरकारी प्रयास। तो अभी हमने क्या देखा गाइस? फसलों के गाइस हमने प्रकार देखे कौन कौन से गाइस। एक तो हमने ऋतुओं के आधार पर,
तो आप लिख सकते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार। इसके बाद आप ऋतुओं के आधार पर इस फसलों के तो एक आप इस प्रकार बांट सकते हैं। एक आती है गाइस वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो अब इनके आधार पर गाइस वर्षा ऋतु में कौन सी बोई जाती है? खरीफ की फसल बोई जाती है। तो आप लिख सकते हैं खरीफ की फसल। ये क्या लिख देंगे गाइस? खरीफ की फसल। शॉर्ट नोट्स बनाना है तो आपको एक छोटी सी कीवर्ड की कॉपी लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये याद करने में आसानी हो जाएगी। फिर दूसरा आप लिखेंगे, इसमें हमने क्या देखा? रबी की फसल, ठीक है ना। दूसरा क्या देखा गाइस? रबी की फसल। तो रबी की फसल के बारे में आप लिख सकते हैं यदि आपको पता है तो, है ना। थोड़ा सा इसी से याद कर लीजिए। तीसरा जो कि हम देखते हैं शीत ऋतु में बोई जाती है। तीसरी हमने देखी ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसल बोई जाती है, जो कि गाइस मार्च अप्रैल में बोई जाएगी, ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा टाइम वाली, ठीक है ना। कोई लोग बोते भी हैं और नहीं भी बोते हैं। तो जायद की फसल देखी। अब और हमने क्या देखा? फिर दूसरा देखा गाइस फसलों के आधार पर गाइस खाद्यान्न फसलें। अभी तो हमने ऋतु के आधार पर देखी। अब देखते हैं गाइस इसमें इसी के गाइस ये ऋतु के आधार पर, और एक देखना है हमको गाइस खाने के आधार पर और नहीं खाने वाली फसलें। तो वो दो प्रकार की होती हैं। एक देखा हमने खाद्यान्न फसल और एक देखा व्यापारिक और नकदी फसल, ठीक है ना। दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी लिख दीजिए गाइस। इतने में आंसर आपको पता होगा तो आपका इतना बड़ा आंसर शॉर्ट हो सकता है। अब देखते हैं गाइस कृषि विकास के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए भारत में कृषि के विकास के लिए सरकारी प्रयास के अंतर्गत सन 1966-1967 में हरित क्रांति के द्वारा गाइस तकनीकी परिवर्तन करके कृषि के क्षेत्र में गाइस नए युग का सूत्रपात हुआ। कब? 1967 में हरित क्रांति लाई गई थी, जिसमें गाइस तकनीकी का विकास हुआ था और गाइस नए युग का सूत्रपात हुआ। जिसमें क्या हरित क्रांति में क्या हुआ गाइस? अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, जिससे क्या हुआ? जिससे कि उत्पादकता और बढ़े। दूसरा क्या हुआ? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जैसे गाइस विभिन्न प्रकार की दवाई डालना। इसके बाद आप देख सकते हैं खाद डालना, है ना, सरकारी यूरिया वगैरह। तो ये इसी क्रांति के तहत आया, सरकार द्वारा किए गए। तीसरा कीटनाशकों को दवाओं का प्रयोग, जैसे कीटाणु लग जाते हैं फसल में और नष्ट हो जाती है, तो ये भी लाया गया। चौथा आप लिख सकते हैं कृषि का यंत्रीकरण का विस्तार किया गया। गाइस हम देखते हैं जो ट्रैक्टर वगैरह, इसके बारे में यदि आप लिखना चाहें, ट्रैक्टर वगैरह आना, हार्वेस्टर आना, जिससे गाइस हाथ का कार्य किसने ले लिया? कृषि कार्य आसान हो गया। लघु तथा माध्यम सिंचाई परियोजना का विस्तार किया गया। तो 4 आप पॉइंट लिख सकते हैं क्या इसके? अधिक उपज देने वाली फसलें, दूसरा रासायनिक उर्वरक, तीसरा कीटनाशकों दवाओं का प्रयोग, यंत्रीकरण और सिंचाई परियोजना। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है बस, ठीक है ना। तो आप इससे आंसर लिख ले जाएंगे। और फिर यदि आप ये 4 पॉइंट यदि आपने लिख लिए हैं और फिर याद नहीं आता है तो आप कुछ नहीं गाइस, ये पूरी कॉपी उठाइए और आप एक बार पढ़ लीजिए, आ जाएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद ये गाइस टेक्निक है एक प्रकार की याद करने की बड़े आंसरों को। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है गाइस? भारत में लोहा या मैग्नीज का उत्पादन किन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। उत्पादन के क्षेत्रों का वर्णन करना है गाइस कि भारत में लोहा और मैग्नीज का उत्पादन किन क्षेत्रों में कितना होता है, उनका वितरण का वर्णन करना है। तो गाइस हम देखते हैं इस आंसर को। भारत में मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों का 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। 3 भाग अपन देखते हैं। पहला भाग है गाइस मध्यवर्ती भाग क्षेत्र, जहाँ पर लोहा मैग्नीज पाए जाते हैं। दूसरे भाग की बात करेंगे प्रायद्वीपीय भाग, और तीसरा भाग देखेंगे उत्तर पूर्वी भारत। देखिए इस प्रकार मैप में बताएंगे हम उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र। तो 3 भाग कौन कौन से हुए? पहला हमने देखा गाइस, पहला कौन सा देखा? मध्यवर्ती भारत में क्षेत्रक। दूसरा हमने प्रायद्वीपीय क्षेत्रक और तीसरा देखा उत्तर पूर्वी क्षेत्र देखे लोहा उत्पादक के। तो मध्य भारतीय क्षेत्र में क्या है गाइस? देखिए मध्य भारतीय क्षेत्र में यह क्षेत्र में भारत का उत्पादन 50% मैग्नीज का उत्पादन होता है, जो मध्यवर्तीय क्षेत्र है। यहाँ पर खदानें महाराष्ट्र के भंडारण रत्नागिरी नागपुर में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र के भंडार में। मध्य प्रदेश में पाए
पाया जाता है? मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है गाइस? बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और धार में पाया जाता है। झाबुआ में इसी प्रकार गाइस हम देखते हैं आगे, झाबुआ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर, गुजरात, पंचमखेड़ा, पंचमहल, राजस्थान की बात करें गाइस तो राजस्थान में उदयपुर और बांसवाड़ा में स्थित है। इनकी खदानें मैग्नीज और लोहा की। तो हमने गाइस मध्यवर्ती क्षेत्र में किस किस क्षेत्र देखे गाइस? एक देखा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पे कहाँ पे पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में हमने देखा रत्नागिर और भंडारा, नागपुर में पाया जाता है गाइस क्या? लौह, ठीक है ना। इन 3 जगह देखा महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में देखिए बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, धार। इसके बाद हमने देखा है गाइस छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पे कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में बस्तर में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। इसके बाद आता है गाइस गुजरात। गुजरात के गाइस खेड़ा और पंचमहल में पाया जाता है लोहा। इसके बाद राजस्थान में उदयपुर और बांसवाड़ा में पाया जाता है गाइस लोहा। तो गाइस मध्यवर्ती इलाका कौन सा है? तो मध्यवर्ती इलाका में आप बोलेंगे गाइस गुजरात, राजस्थान। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र भी आ जाता है। और गाइस छत्तीसगढ़ का इलाका, झारखंड का इलाका, ये कहाँ का आता है गाइस? मध्यवर्ती क्षेत्र में। इसी प्रकार गाइस हमने क्या देखा गाइस? मध्य प्रदेश के इलाके में हमने देखा, ये है गाइस मध्य प्रदेश का इलाका। यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा लोहा पाया जाता है? तो आप बोलेंगे गाइस कि सतना में। हमने देखा बालाघाट में, यहाँ पे पड़ता है बालाघाट गाइस। यहाँ पे बालाघाट, सतना और 3-4 जगह देखी गाइस हमने। यहाँ पे मध्य प्रदेश के झाबुआ में देखा, तो झाबुआ में पाया जाता है यहाँ पे क्या? मैग्नीज। इसके बाद यदि बात आती है गाइस, ये है हमारा महाराष्ट्र में गाइस रत्नापुर, नागपुर वाले स्थान में ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा गाइस गुजरात में खेड़ा में, राजस्थान में उदयपुर में हमने देखा था वहाँ पे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सर्वाधिक मैग्नीज और लोहा का उत्पादक होता है। ये था गाइस कौन सा क्षेत्र? हमारा मध्यवर्ती क्षेत्र। अब देखते हैं गाइस हम आगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखेंगे लोहा का उत्पादक, ठीक है ना। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में दूसरा क्षेत्र, अब इसमें 3 प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा गाइस? कर्नाटक में देखेंगे अपन, तमिलनाडु वगैरह में, ठीक है ना। तो कर्नाटक में देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में उत्तरी कन्नड़ के चित्रदुर्ग और चिकमगलूर, शिमोगा में बल्लरी तथा तुमकुरुम जिले के मैग्नीज में अयस्क उत्पादन में खदानें हैं। और आंध्र प्रदेश की बात करें प्रायद्वीपीय भारत में विशाखापट्टनम में कडप्पा और श्रीकुलम। ये क्या है? श्रीकुलम ये हैं गाइस प्रायद्वीपीय भारत की खदान है। तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन आता है गाइस? हमारा ये वाला इलाका गाइस प्रायद्वीपीय भारत में आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। और नीचे क्या है? वो है हिंद महासागर। तो तीनों ओर से जो जल से घिरा हुआ होता है एरिया, उसी को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो प्रायद्वीप में हम देखते हैं कहाँ पे सर्वाधिक? कर्नाटक में पाई जाती है एक तो गाइस, और दूसरा आंध्र प्रदेश में हमने देखा यहाँ पे क्या पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत के ये क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र के ये मैग्नीज या फिर लौह उत्पादक राज्य हैं, ठीक है ना। तो क्या देखा? आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? कडप्पा और श्रीकुलम, विशाखापट्टनम, ये 3 थे। और कर्नाटक उत्तर में कन्नड़ था गाइस। कौन था? कन्नड़, चिकमगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग, बल्लरी और तुमकुरुम जिलों में मैग्नीज पाया जाता है। आई होप गाइस आपको याद हो जाएगा। देखिए अभी आगे चलते हैं उत्तर पूर्वी इलाका। उत्तर पूर्वी इलाके की बात होगी तो गाइस ये वाला इलाका आ जाएगा। इस वाले इलाके में कहाँ पे सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। झारखंड आ जाता है। झारखंड का सहभूमि क्षेत्र गाइस सर्वाधिक ज़्यादातर और उड़ीसा का क्योंझार, गंजाम, सुंदरगढ़, बेल्लरी जिले में मैग्नीज का उत्पादन मिलता है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहाँ कहाँ देखा गई? झारखंड में देखा, उड़ीसा में देखा, राज्य में की बात की जाए, और में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए ये है गाइस हमारा
झारखंड जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। इसके बाद उड़ीसा वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ये कौन से क्षेत्र हैं गाइस? उत्तर पूर्वी है। तो 3 भागों में बांटा गया है हमारे मैंगनीज उत्पादक देश में हमने 3 भाग देखे। एक देखा गाइस कौन सा इलाका? मध्यवर्ती भाग जो भारत के मध्य का है। ये एक देखा गाइस प्रायद्वीपीय भाग, और एक देखा उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है ना, उड़ीसा झारखंड में 3 भागों में बांटा गया है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं गाइस, इसको याद कर लीजिए गाइस, छोटे छोटे जिले हैं कि जैसे कि उत्तर पूर्वी इलाके में झारखंड में केओंझार, गंजाम और सुंदरगढ़, ठीक है। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जड़ी बूटियों का औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए। तो गाइस जड़ी बूटियां जो होती हैं उनका दवाइयों के रूप में, औषधि के रूप में क्या उपयोग है, हमको ये देखना है। देखिए ग्वारपाठा, अब विभिन्न जड़ी बूटियों के बारे में 4-5 जड़ी बूटियां देखेंगे गाइस और उनका उपयोग देखेंगे। तो देखिए उपयोग का वर्णन करना है, क्योंकि ग्वारपाठा एक जड़ी बूटी है गाइस, इसका औषधि में क्या उपयोग है हमें देखना है। तो देखिए शहद के साथ इसके पत्तों का रस लेने से खांसी कफ ठीक हो जाती है। कौन सा रोग ठीक हो जाता है? खांसी और कफ। क्या? शहद के साथ यदि इसके पत्तों को हम खाते हैं तो। और गाइस कफ में आराम मिलता है। और गाइस गुदा लेने से गठिया बात क्या हो जाती है? गुदा मतलब गूदा, सॉरी, इसका गूदा लेने से गठिया बात क्या, जोड़ों का दर्द में आराम मिलता है। इससे गूदे को जले भाग पर लगाने से फ्लॉप क्या हो जाता है गाइस? फफोले नहीं पड़ते। यदि कहीं हमें जल गया है गाइस और यदि हम ग्वारपाठा को लगा लेते हैं तो क्या हो जाता है? उस पर हमें फफोले नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। और घाव को दर्द उपचार में गाइस उपयोगी होता है। कहीं कहीं घाव लग जाता है तो उसके यदि दर्द हो रहा है तो उसके उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। सौंदर्य निखारने हेतु प्रसाधन सामग्री का इसका अत्यधिक उपयोग होता है, जो कि चर्म रोग में भी इसका गूदा उपयोगी होता है। यदि गाइस बहुत ही उपयोगी है गाइस ये ग्वारपाठा। किस में देखा हमने गाइस? हमने देखा यदि हम इसके पत्तों को खा लेते हैं शहद में मिला के तो खांसी कफ में आराम मिलता है। साथ में हमने देखा गाइस गाठियावाद में आराम मिलता है, हाथ पैर दर्द नहीं करते हैं। तीसरा हमने देखा गाइस यदि हम कहीं जल जाते हैं तो जले हुए भाग में फफोले नहीं पड़ते हैं। चौथा क्या देखा गाइस हमने? इसकी सौंदर्यता निखारने के लिए, मतलब गाइस सुंदर दिखने के लिए भी लोग इसका उपयोग करते हैं। तो क्या है? सौंदर्य निखारने के लिए 4 उपयोग देखे गाइस। और 5वां उपयोग क्या देखा इसमें लोग चर्म रोग को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। चर्म रोग मतलब कि गाइस जो वो सफ़ेद प्रकार का रोग हो जाता है, उसमें हमारी त्वचा सफ़ेद हो जाती है और जलन देने लगती है। देखिए तुलसी का, दूसरा अभी हमने ग्वारपाठा का उपयोग देखा, अब हम देखते हैं तुलसी का उपयोग। तो देखिए औषधि विभिन्न प्रकार की बुखारों में तुलसी के पत्तों को गाइस चाय के साथ में उबाल करके सेवन करने से गले में खराश दूर हो जाती है तथा अस्थमा, खांसी, सर्दी जैसे रोगों में क्या आराम मिलती है। तो गाइस तुलसी को पत्ते को यदि चाय में मिला करके आप पियेंगे तो गाइस खांसी वगैरह की रोग ठीक हो जाएंगे। और तुलसी के पत्तों को हल्दी और शहद के साथ काढ़ा बनाकर सेवन करने से फायदा होता है। और बच्चे की सामान्य बीमारियों में भी, बुखार भी गाइस इसमें बीमारियों में भी तुलसी के पत्तों का रस का प्रभावकारी उपयोग हो जाता है, ठीक है ना। तो तुलसी का उपयोग हमने क्या देखा? हमें यदि सर्दी, खांसी, जुकाम है, अस्थमा जैसे गाइस बीमारियों से लाभकारी होता है। और बच्चों को यदि हम तुलसी के पत्ते दे देते हैं तो उसमें गाइस बहुत से रोगों को, बीमारियों से वो क्या करती है? ठीक रखती है। इसके बाद देखते हैं गाइस आंवला का उपयोग। आंवला का क्या उपयोग है? तो आंवला भी क्या है? एक औषधीय युक्त पौधा है। तो आंवला में क्या है गाइस? हर्रा है, बहेड़ा, वह आंवले से त्रिफला चूर्ण तैयार कर दिया जाता है। क्या गाइस? त्रिफला चूर्ण तैयार करके रात में पानी में भिगोकर सुबह तक आँख धोने से आँखों में रोशनी बढ़ती है। और प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व गुनगुने पानी में साथ त्रिफला चूर्ण के लेने पर पेट संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। और आंवला, रीठा, सिकाकाई का उपयोग करके बालों के विकास के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है? इसका बालों के विकास में उपयोग किया जाता है। ब्राह्मी
ब्राह्मणी का एवं आंवला से निर्मित तेल की बालों के लिए अच्छा होता है। आंवला का नियमित सेवन करने से रक्त भी बढ़ता है और क्या होता है, व्यसन प्रवास का मुख्य घटक आंवला ही होता है। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखा हमने क्या देखा, आंवला का उपयोग, आंवला से क्या बनाया जाता है, हर्रा बहेड़ा और आंवला से एक त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है। और इस त्रिफला चूर्ण को यदि हम सुबह सुबह आँखों को धोते हैं गाइस इससे, तो क्या होता है, हमारी गुनगुने पानी से त्रिफला चूर्ण लेने से गाइस पेट संबंधी बीमारी भी ठीक हो जाती है और आँखें धोने से हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। गाइस इसका उपयोग हमने बालों में भी देखा। बालों के साथ साथ गाइस इसको यदि हम डेली लेते हैं तो हमारा रक्त गाइस भी बढ़ता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या है गाइस इसमें, हल्दी। हल्दी का क्या उपयोग है गाइस, तो हल्दी भी एक हमारी औषधीय पौधा है। हल्दी का उपयोग हम देखें, हल्दी का उपयोग में रसोई में गाइस, रसोई घर में प्रयोग होने वाले मसालों में से हल्दी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। और गाइस इसमें हम देखते हैं मसालों में इसका प्रमुख योगदान होता है। मांगलिक कार्य में हल्दी के बिना कोई पूर्ण नहीं होता है। सौंदर्य प्रसाधन में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है। इसको गाइस उबाल करके, सुखा करके प्रयोग किया जाता है। यदि गाइस हम हल्दी को उबालते हैं और फिर सुखा करके प्रयोग किया जाता है सौंदर्य निखारने में, मांगलिक कार्यों में, और गाइस हमने देखा कि मसालों में भी हल्दी का प्रयोग होता है। तो ये भी सर्दी खांसी के लिए भी ठीक होती है। इसके बाद देखिए नीम। नीम का उपयोग किस में किया जाता है, तो नीम का उपयोग, नीम भी क्या है, एक औषधीय, सबसे बड़ा औषधीय पौधा है, भले कड़वी होती है, ध्यान रखना। नीम के पत्ते से जो बीज होते हैं, बीज बालों की विभिन्न समस्याओं में उपयोगी होते हैं। बसंत ऋतु में नीम की कोमल पत्तियों के सेवन से रक्त शुद्ध हो जाता है। यदि बसंत ऋतु में हम क्या खाते हैं, नीम की पत्तियां लेते हैं गाइस, तो क्या होता है, रक्त शुद्ध होता है हमारा। तथा चेचक जैसे भयंकर व्याधियां नहीं होती हैं। चेचक मतलब कि गाइस छोटी माता जो होती हैं, तो उसको भी वे भी व्याधियां नहीं होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद दांतों को बेकार भी दूर हो जाते हैं, इसलिए नीम की दातून करनी चाहिए। नीम दातून मतलब कि गाइस मंजन करनी चाहिए। नीम का मंजन मतलब कि गाइस नीम की लकड़ी ले लो और उसी को चबाओ, चबा करके उसी से ब्रश बना के मंजन करो, उसी को कहते हैं दातून, ठीक है ना। नीम का तेल चर्म रोग का नाशक होता है। क्या होता है गाइस नीम के फायदे, हमने क्या क्या देखे। एक तो हमने देखा गाइस बसंत ऋतु में यदि हम नीम के पत्तियां खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा रक्त शुद्ध होता है। दूसरा क्या देखा गाइस, इसमें दांतों संबंधी विकार भी दूर हो जाते हैं। तीसरा हमने देखा चेचक देखा हमने गाइस, जो चेचक होती हैं मतलब माता आता आ जाती हैं। आना मतलब कि गाइस बुखार चढ़ना बहुत तेज से, और बुखार के साथ साथ क्या हो जाना, फफोले पड़ जाना, उसी को हम एक प्रकार से चेचक कहते हैं, ठीक है ना। और गाइस हमने क्या देखा, इसका लाभ, इसका दातून करने से गाइस हमारे दांत का रोग ठीक हो जाता है। आई होप गाइस ये लेसन आप ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो हमने 4-5 पौधों की बात की, एक ग्वारपाठा की बात की, तुलसी की बात की, नीम की बात की, और किसकी बात की गाइस, नीम की, हल्दी, ये सभी, आंवला की, ये सभी पौधे गाइस उपयोगी, बहुत ही उपयोगी है। यदि इनका उपयोग करते हैं तो हमें बहुत प्रॉफिट होता है। ये औषधीय पौधे हैं। इसके बाद देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। छोटा नागपुर का पठार विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहते हैं गाइस, खनिज का आश्चर्य क्यों कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को, क्योंकि हम देखते हैं गाइस इसका आंसर, भारत में खनिज संपदा सुरक्षित और भंडार है। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको गाइस विश्व का आश्चर्य कहा गया है। किसको, छोटा नागपुर जो भारत में महाराष्ट्र में है। हमारे देश में प्राय सभी प्रकार के खनिज पदार्थ तो पाए जाते हैं, लेकिन छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से इतना अधिक धनी है गाइस कि इसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पर पाया जाता है। ये भारत कुछ खनिज पदार्थों में आत्मनिर्भर है, और कुछ खनिज पदार्थों को गाइस, कुछ खनिज पदार्थों में क्या है, भारत आत्मनिर्भर है खुद में। ऐसे ही जिन देशों की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात निर्यात किया जाता है, इन्हें क्या किया जाता है, देश की आवश्यकता यदि पूर्ति हो जाती है उसके बाद बचता है तो उसको निर्यात किया जाता है। और खनिज के उत्पादन में बिहार झारखंड का 37% गाइस अंश, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो
22% तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बात करें तो 16% गैस खनिज पाया जाता है। तो सर्वाधिक कहाँ पे पाया गया है गैस? झारखंड में। तो झारखंड के नागपुर को क्या कहा जाता है? खनिज पदार्थ का गैस आश्चर्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पे पाया जाता है। सो गाइस, क्वेश्चन क्या था कि हमारा जो छोटा नागपुर का पठार को विश्व का आश्चर्य क्यों कहा जाता है? तो हमने देखा गाइस, जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ पे लगभग 40% गाइस खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि गाइस सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये इलाका कहाँ पड़ता है गाइस? ये वाला इलाका देखिए, यहाँ पे कुछ भाग झारखंड का आ जाता है, कुछ बिहार का और कुछ उड़ीसा, कुछ पश्चिम बंगाल का। यहाँ पे पाया जाता है गाइस छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए विश्व का गैस आश्चर्य कहा जाता है। यहाँ देश का लगभग गैस 40% से ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और गैस और भी खनिज पदार्थ तो पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तो सब महाराष्ट्र हो, यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन गैस यहाँ पे सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाया जाता है, इसीलिए छोटा नागपुर को विश्व का आश्चर्य कहा जाता है। और हमने क्या देखा गाइस, हमारा भारत खनिज पदार्थों में गाइस उत्पादन भी करते हैं, और एक्स्ट्रा जो खनिज पदार्थ होता है उसका निर्यात भी करता है। खनिज पदार्थ की दृष्टि से हमारा भारत एक आत्मनिर्भर है, ठीक है ना। आई होप गाइस आप एक आंसर बन जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा इसमें गाइस? इसमें देखा कि हमारा 37% यहीं पे बिहार झारखंड से मिल जाता है, और छत्तीसगढ़ से, जो कि किसका एरिया है गाइस? छोटा नागपुर का। इसके बाद हमने देखा पश्चिम बंगाल से यहाँ पे 22%, और छत्तीसगढ़ से हमने देखा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 16%, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं गाइस लोहा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लौह उपयोग पर प्रकाश डालते हुए इसके परंपरागत लोहा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करना। तो गैस आगे हमने देखना है कि लोहा का क्या उपयोग है, और गैस लोहे का उपयोग तो अपन वैसे भी एक आंसर में पढ़ चुके हैं, बट एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और गैस इसका उत्पादक क्षेत्र बताना है हमको, कौन कौन कहाँ पे का उत्पादक किया जाता है। तो देखिए लोहा का उत्पादक के आज के समय में हम आगे महत्व देखते हैं, इसका उपयोग देखते हैं गैस। लोहा के उत्पादक में हर व्यक्ति गैस, हर परिवार, समाज, देश, विश्व की गैस महती आवश्यकता है विश्व में लोहे की। परिवार, व्यक्ति हो गई सबसे छोटी इकाई, व्यक्ति, परिवार, समाज। गैस व्यक्ति है तो उसको हम देखते हैं घर बनाने के लिए लोहा चाहिए कि नहीं। परिवार है तो उसको घर बनाने के लिए, पूरा महल बनाने के लिए लोहा चाहिए। समाज के लिए गैस फैक्ट्रियां हैं, देश में बहुत से बड़े बड़े उद्योगों के लिए महती आवश्यकता बन गई है। और हर समय गैस हर स्थान पर अपने आप को लोहे से उपयोग से जुड़ा हुआ, प्रयोग से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि घर में गैस, विद्यालय में देखें, घर के बाहर, अस्पताल में देखें, मंदिर में देखें, सिनेमा घर में देखें, दुकान में, दफ्तर में आदि सभी स्थानों पर हम लोहे के उपयोग को अनुभव कर रहे हैं। बचपन में गैस खिलौने भी जो देखते थे हम, तो उसको लेके साइकिल, बस, रेलगाड़ी, हर जगह हम किसका उपयोग देखते हैं गैस? लोहे का उपयोग। तो हमने लोहे का उपयोग देखा गैस। एक तो हम जब जन्म लेते हैं तो आप सोचिए सबसे पहले हमें जो खिलौने दिए जाते हैं तो वो भी गैस कहीं ना कहीं लोहे के होते हैं। जब बड़े होते हैं तो बस, रेलगाड़ी, साइकिल, सब जगह लोहा देखते हैं गैस। घर के बाहर निकलते हैं तो अस्पताल हो, चाहे विद्यालय हो, मंदिर हो, सब जगह हमें, दुकान हो, दफ्तर हो, सब जगह लोहे का उपयोग होता है। इसके बाद हमने क्या देखा गैस इसमें लोहे में? देखिए कोई परिवार हो, व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो, सब जगह लोहे की गैस महती आवश्यकता होती है। आई होप गाइस आपको ये आंसर अभी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं गाइस लोहे की भारत में लोहा उत्पादक क्षेत्र। तो गाइस इसको भी हम 3 भागों में बांटेंगे। लोहा उत्पादक क्षेत्रों में गाइस हमने देखा भी मैग्नीज और लोहा का उत्पादक क्षेत्र तो पढ़ ही लिए हैं। तो गाइस इस लेसन में यही है, बार बार क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है कहीं ना कहीं। तो देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और कौन सा देखा गाइस? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखेंगे, और कौन देखेंगे? मध्यवर्ती भारत देखेंगे लोहे में उत्पादक में। तो गाइस देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन आते हैं? झारखंड राज्य, सिंहभूमि झारखंड राज्य का की प्रसिद्ध गैस यहाँ पे लोहे की खदानें हैं। तो झारखंड आपने देखा जो उत्तर पूर्वी साइड पड़ता है, उत्तर पूर्वी, और ये गैस प्रसिद्ध लोहे की खदानें हैं। मनोहर, पासिरपुर और बुढ़ापुर, गुआ और नाव मुडो
उड़ीसा के मयूरभंज उड़ीसा में, यदि अभी तो हमने देखा ये सब किसके थे गाइस, ये थे हमारे झारखंड के इलाके के ये सारे चीज़ें, ठीक है ना, जो कि बुढ़ापुर पढ़ा, गुआ पढ़ा, नौ मांडुक पढ़ा और सिंह भूमि पढ़ा। इसके बाद देखते हैं गाइस उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र हैं। उड़ीसा के देखें तो हम मयूरभंज, तो उड़ीसा से हमें याद आया था जो पंछी होता है वो मयूर होता है, ठीक है ना, उड़ता है पंछी, ठीक है, मयूरभंज इसी से हमने याद किया था। यहाँ पे गई मतलब लोहा पाया जाता है उड़ीसा में। और गुरु माहिसानी, सालाईपट तथा बादाम पहाड़ की प्रमुख है। इसके बाद देखते हैं हम गए मध्यवर्ती भारत में कौन आ जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है ना, ये वाले इलाके आ जाते हैं। तो गैस मध्य प्रदेश में हम देखते हैं इस क्षेत्र में गैस गोवा, मध्य प्रदेश और कौन कौन आते हैं, जबलपुर आता है। जब गैस मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में गैस हम देखेंगे मध्य प्रदेश पे कहाँ पे पाया जाता है लोहा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट। ये 3 इलाके हैं गाइस जहाँ पे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वरना सर्वाधिक लोहा मध्य प्रदेश नहीं, झारखंड मतलब वहीं पे पाया जाता है। इसके बाद देखिए उड़ीसा में पाया जाता है लगता है सर्वाधिक लोहा, हाँ, है ना। तो इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद हम देखते हैं मध्यवर्ती भारत में जो हमारा मध्य वाला हिस्सा है तो वहाँ पे कौन सा आता है गाइस, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, ठीक है ना, इन 3 इलाकों की बात करेंगे जो हमारे भारत के मध्य में पड़ते हैं ये इलाके। तो गाइस छत्तीसगढ़ का कौन है, दुर्ग। राजस्थान की बात की जाए तो अरावली के पहाड़ियाँ जो हैं और उदयपुर, भीलवाड़ा, डगपुर, ये गाइस बूंदी जिलों में भी लोह खदानें स्थित हैं। तो गाइस मध्य भारत की बात कर ली हमने। इसके बाद चलते हैं गाइस प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ पे लोहा पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा, नीचे का एरिया होता है जहाँ पे गाइस ये वाला एरिया जहाँ पे तीनों ओर से का समुद्र से घिरा होता है, यहाँ गाइस जल होता है, ठीक है ना। तो ये वाला इलाके को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं भारत के। अभी हम मैप में बता देंगे आपको। देखिए कर्नाटक के चिकमगलूर, बल्लारी और उत्तर में गई कन्नड़, चित्रदुर्ग जिलों में। तमिलनाडु की बात करें तो सेलम, तिरुचिरापल्ली, दक्षिण में आरकाडू जिलों में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कर्नूल और नेल्लूर जिलों में लोहे की खदानें पाई जाती हैं। तो गैस लोहे की खदानों की हमने बात कर ली है। 3 इलाकों में देखा हमने, एक देखा गैस उत्तर पूर्वी इलाके में बिहार, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पाया जाता है क्या, हमारा लोह उत्पादक क्षेत्र होते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जैसे हमने, हाँ। और इसके बाद हमने देखा गाइस मध्यवर्ती भारत में कौन कौन इलाका देखा हमने, राजस्थान, देखिए ये वाला इलाका देखा हमने, राजस्थान, मध्य प्रदेश और सॉरी ये ऊपर का नहीं आता है, ये ठीक है ना, इनके बारे में बात की। मध्य प्रदेश पे कहाँ पाया जाता है गाइस, हमारा देखते हैं बालाघाट में पाया जाता है, सतना में। बालाघाट के इलाका में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है, मध्य प्रदेश की बात कही जा रही है। इसके बाद देखा था हमने जो राजस्थान में गाइस अरावली की पहाड़ियाँ वाली जो यहाँ पे लगी हुई होती हैं उनमें गाइस लोहा ज़्यादा पाया जाता है, उदयपुर में पढ़ा हमने। इसके बाद गाइस हमने यहाँ, इसके बाद ये हमने 3 इलाके देखे। फिर हमने देखे गाइस कहाँ का, प्रायद्वीपीय भारत। तो हमने देखा कर्नाटक, तमिलनाडु की बात की, कर्नाटक में गाइस कुर्ग जिले पर, तमिलनाडु में इसी प्रकार तिरुचिरापल्ली में गाइस बहुत सी, आंध्र प्रदेश की बात की। तो ये इलाके की बात की जहाँ पे गाइस ये प्रायद्वीपीय इलाके की बात की। 3 भागों की बात की हमने जहाँ पे लोह उत्पादक क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है गाइस, देखिए अभ्रक का क्या उपयोग है और भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए यह पुरानी कायांतरित शैलों में पाया जाता है। क्या गाइस अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो पुरानी कायांतरित शैलों में पाया जाता है जहाँ परतदार, हल्का और चमकीला होता है। कैसा होता है अभ्रक, परतदार, चमकीला, हल्का होता है। यह गर्मी तथा बिजली के लिए कुचालक होता है। गैस ये सुचालक नहीं है, ध्यान रखना। जिस प्रकार बिजली गैस इसमें नहीं आ सकती है, जैसे तार वगैरह, लोहा वगैरह, ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं बिजली के, लेकिन ये गर्मी का और बिजली का कुचालक होता है, ठीक है ना अभ्रक। और बहुत सी उद्योगों में इसका उपयोग होता है, जैसे औषधि बनाने में बिजली के
बिजली के जो वो होते हैं गाइस, जो संचालक होते हैं, टेलीफोन, रेडियो, वायुयान, मोटर, परिवहन आदि में उद्योगों में अभ्रक का उपयोग किया जाता है गाइस। यूज तो देखिए कितने बड़े बड़े हैं। संचालन गाइस, टेलीविजन, बिजली का संचालन, जैसे कि गाइस हम बिजली के वो लगे रहते हैं ना, ये क्या, बिजली में गाइस जिसमें क्या करंट नहीं आता कुल मिला के। रेडियो वायुयानों, मोटर और परिवहनों में आदि में उद्योगों में होता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में गाइस दूसरा है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि विश्व में कौन सा स्थान है अभ्रक के उत्पादक में भारत का, तो गाइस दूसरा। विश्व का 26% अभ्रक भारत के में प्राप्त होता है। भारत में अभ्रक मुख्यतः बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक राज्यों में प्राप्त होता है। मुंगेर में गाइस छोटे हजारीबाग के जिलों में अभ्रक की खदान बिहार के अभ्रक में स्वच्छता और सफेदी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए अभ्रक को गाइस रूबी अभ्रक कहते हैं। देखिए ये वाला इलाका में अभ्रक पाया जाता है, जहाँ पे हमें बताते हैं, आपको दिखाते हैं गाइस। ये है हमारा पश्चिम तमिलनाडु का एरिया गाइस, यहाँ पे भी अभ्रक पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा बिहार के साइड में, तो कुल मिला के यहाँ पे अब राजस्थान में हमने देखा, राजस्थान में अभ्रक पाया जाता है। और गाइस ये भी देखा कि अभ्रक से क्या बनाया जाता है, तो अभ्रक से हमने देखा रेडियो के तार वगैरह होते हैं और टेलीफोन में उपयोग किया जाता है। बिजली के संचालक में भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। और अभ्रक में हमने ये देखा गाइस कि भारत में अभ्रक का कौन सा स्थान है गाइस, दूसरा स्थान है। ठीक है ना। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा गाइस ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। यदि समझ में नहीं आता तो 1-2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू। शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू।